Okay. Acha, so we'll again start from where we left off, and that was what are the major indicators of current climate change? Okay, so it was average global temperature has risen 1 degrees in the last 100 years. That was और latitude पे बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वो longitude longitudes की वजह से जो species हैं वो poles पे shift कर रही हैं. Seasons भी overall खराब हो रहे हैं और precipitation के जो patterns है ना वो भी change हो रहे हैं. ठीक है? Moving on. We'll have okay. अच्छा, उससे बड़े जो indicators हैं वो कौन-कौन से हैं वो हमने पहले बात नहीं की हुआ है. Sea level has risen 6-8 inches, यानी कि 6 feet 8 inches in the past century and proceeding at a rate of more than an inch a decade. तो हर साल नहीं, हर 10 साल में ना 1.5-2 इंच ना बढ़ जाता है सी लेवल, सी ऊपर आ जाता है. तो इस स्पीड से ना बहुत करीब ना बहुत ज्यादा इलाके जो है ना, बहुत ज्यादा इवन कंट्रीज जो है उनका बहुत ज्यादा लैंड चला जाएगा क्योंकि उन पर पानी चढ़ जाएगा. More than 95% of world glaciers are retreating. ये सबसे बड़ा मसला है. 95% of the world glaciers है ना वो सुकड़े. ठीक है, सुकड़े से मुराद है कि उनका जो पानी जमा हुआ था वो साइडों से डिसॉल्व होना शुरू हुआ. Polar sea ice has thinned by more than 40% in 30 years, and coastal ice shelves are disintegrating in Antarctica. Coastal ice की जो shelves थी जिन polar bears रहते हैं वो भी, और पोलर सी आइस कौन सी है गाइस? नॉर्थ पोल के पास भी जो सी का है आइस का, और साउथ पोल के पास भी है. ठीक है, अंटार्कटिका जो है, तो वो भी मतलब 40% घुल चुका है, दूसरा भी 40% घुल रहा है. अच्छा, उसके बाद permafrost is forming and melting rapidly, destroying buildings and roads and could disrupt Alaska oil pipeline. permafrost ना असल में यूएस में एक जगह है, फ्लोरिडा के पास है, आई थिंक अल्कला लेक के पास, अलास्का उस जगह का नाम. बहुत ही ठंडी जगह, वहां सारी ऑयल सप्लाई जाती है पूरी का पूरी अमेरिका को. अब वहां पे जो बर्फ है वो पिघली जा रही है, और अगर इस स्पीड से पिघलती रही तो वो पाइपलाइन ही तोड़ देगी, और अगर पाइपलाइन टूट गई तो अमेरिका का ऑयल गया. और अमेरिका, अच्छा गाइस बाय द वे, ये भी नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका है. ये बात आप लोगों ने याद रखनी है. ठीक है, सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका. ये मुझे नहीं पता थी, बात में था हमारे सऊदी अरेबिया और हमारे जो मुल्क हैं इराक, शराक, कुवैत, सबसे वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका को. मूविंग ऑन जी. अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने दिखाया हुआ है कि जी अलास्का का जो ग्लेशियर था ना, पोर्टेज ग्लेशियर का नाम है जो भी है, वो 1914 में ऐसी थी वो जगह, बर्फ ही बर्फ थी, और 2004 में देखे वो ग्रीन श्रीन और फुल टाइम पानी हो गया है और खत्म हो गई बर्फ. ठीक है, ये सारी जो बर्फ थी. सो दिस इज व्हाट इट इज वेरी वेरी डेंजरस दैट वी कैन सी दिस. उसके बाद आ गया लैग टाइम. गाइस, लैग टाइम बेसिकली ना एक चीज होती है, वो रिलेटेड होती है इक्विलिब्रियम के साथ. इक्विलिब्रियम ये होता है कि एक खास सर्टेन स्पीड, एक खास सर्टेन निजाम से हर चीज चलती है. ठीक है, अब वो डिस्टर्ब हो जाए ना, तो हाँ, फर्ज करते हैं आपको इस तरह होता है कि जिस तरह भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक्सटर्नल रेडिएशन आती है जो अर्थ एब्सॉर्ब करती है, अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है, फिर वो रेडिएशन वापस जाती है, तो वो रात को जा सकती है जब अर्थ रिलीज करती है. अगर उसे गैसेस ना जाने दें तो अगले दिन सुबह दोबारा अगली रेडिएशन आ रही होती है, ये भी वापस आना शुरू हो जाती है. ठीक है, नाउ ऑल ऑफ दिस कैन बी मेंटेन्ड इफ देयर इज अ लैग टाइम, यानी कि उसको बाहर निकलते हुए जो टाइम है वो ज्यादा कम लग जाए ना किसी तरह, तो काफी बेहतर काम हो सकता है. The process that certain things of equilibrium can happen in certain time, that is called the window. अगर वो विंडो से आगे पीछे हो जाए ना टाइमिंग, तो उसे कहते हैं लैग टाइम. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको इन्होंने किस तरह दिखाया हुआ है, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशंस को ना लेवल को सी लेवल के साथ बता दिया. ठीक है, उसमें कार्बन टू कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड सी लेवल कंटिन्यू टू राइज आफ्टर लॉन्ग एमिशंस आर रिड्यूस्ड. अगर कॉन्टिन्यूस लॉन्ग एमिशंस तक हो ना कार्बन डाइऑक्साइड के, उनको रिड्यूस करने, तो सी लेवल का जो राइज है वो ज्यादा देर होता है. यानी अगर आप ज्यादा देर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करें
तो फिर सी लेवल काफी देर तक चलता रहता है और फिर इस तरह ये असल में इशू है। उसके बाद ये 3-4 लेवल्स दिए हैं। दिस ग्राफ एक्चुअली शोज द कांसेप्ट ऑफ लैग टाइम। लैग टाइम इज, आप लोग ये इस ग्राफ को ज़हन में रखें, आप लोग ज़हन में ये बात रखें कि देयर इज अ सर्टेन विंडो इन व्हिच अ सर्टेन इक्विलिब्रियम एक्टिविटी हैज टू बी परफॉर्म्ड। अगर वो टाइमिंग हिल जाए तो दैट इज वेरी सैड। अच्छा, अब दुनिया में सबसे बड़ा जो आइलैंड है ना, सबसे बड़ा जो आइलैंड है वैसे वो ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड सारे का सारा बर्फ थी। 1979 में ग्रीनलैंड की सैटेलाइट इमेजेस देखें तो इस तरह बर्फ थी, ठीक है। और अभी देखें तो 2007 में इस तरह है। ये जो रेड वाली जगह है सारी ये मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो चुकी है, रादर यहाँ पानी आ चुका है। सो देखिए ये पूरा बर्फ की जगह थी, ये सारी की सारी गई। दिस इज वेरी रॉन्ग। अच्छा, पैराफ्रॉस्ट मेल्टिंग, ये वही जो अलास्का लेक की है ना, तो वो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अगर ये परमाफ्रॉस्ट जो अल्कलाई लेक के नीचे है, अलास्कन लेक के नीचे, अगर वो घुलती जा रही है तो ये सारे का सारा पानी नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर पानी यहाँ से डिप्लीट हो जाएगा, तो ऊपर फिर वेजिटेशन हो जाएगी, ये पानी खत्म हो जाएगा। और इस पानी के अंदर से ही तो ऑयल पाइपलाइन जाती है जो सारी खराब होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या इश्यू है गाइस कि सी लेवल राइज कर जाएगा। सी लेवल राइज करे तो सी लेवल राइज SLR कहते हैं इस एक्टिविटी को। तो उसके अंदर आ गया कोस्टल डिस्ट्रॉयज कोस्टल हैबिटेट, फॉर एग्जांपल सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव्स, ये सारी जो जगह होती हैं डिस्ट्रॉय होती हैं। डिस्ट्रॉयज ह्यूमन प्रॉपर्टी, इंक्रीजेस पोल्यूशन। यस, नाउ दिस इज अनदर इशू। सी लेवल जब राइज करता है ना, तो हमारा सबसे ज्यादा गन सी में है, ये हमने उस टाइम भी बात पढ़ी थी। तो सी लेवल राइज करता है तो वो पोल्यूशन राइज करती है, ठीक है। और वो अगर वापस भी चला जाए, वैसे तो सी वापस नहीं जाता, आम पानी आके वापस चला जाए तो वहां गंद रहता है, पोल्यूशन बहुत इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीजेस फ्रेश वाटर सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर्स, फ्रेश वाटर एंड एज वेल एज सी वाटर। हम सी वाटर नहीं पी सकते, सिर्फ फ्रेश वाटर पी सकते हैं। आप अगर सी का पानी ज्यादा हो गया तो इसका मतलब फ्रेश वाटर थोड़ा होता जाएगा, और फ्रेश वाटर ही हम पी सकते थे, पीने का पानी ही कम हो रहा है, ठीक है। दैट इज वेरी सैड। फिर आ गया इफेक्ट्स ऑन मरीन लाइफ। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स मरीन लाइफ पे क्या है, हमने पहले ही पता था कि प्लैंकटन की जो है ना वो bloom due to light and temperature cues changes will impact food web hypoxemia में रिजल्ट। अब इसमें डिफरेंट उन्होंने क्रैब्स की एग्जांपल डिफरेंट चीजों की दी है। हमने पहले बात की थी कि प्लैंक्टन्स जो है ना वो लाइट और टेम्परेचर की वजह से उनकी उनकी जो है कंसंट्रेशन वो इफेक्ट हो रही है, ओके। प्लैंक्टन्स की इफेक्ट हो रही है। अब वो प्लैंक्टन्स इतने ज्यादा हो जाएंगे ना कि वो कंज्यूम नहीं हो पाएंगे, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि पूरी की पूरी फूड वेब ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हाइपो एक्जिमा बेसिकली ना एक फूड चेन का एक प्रॉब्लम होता है। बेसिकली हाइपो एक्जिमा इस तरह होता है कि कोई एक स्पीशी इतनी बढ़ जाती है कि वो बाकी उसे कंज्यूम ही नहीं कर पाते और फूड टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। और वो बड़ी छोटी सी स्पीशी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल रैबिट होता है ना, जिस तरह रैबिट्स की पॉपुलेशन अगर इन चेक ना रखें तो वो 2 साल में ना 500,000 ऑफस्प्रिंग्स करते हैं, ठीक है, 5 लाख। इसलिए तो रैबिट हर कोई खाता है, हर हर एनिमल। तो वो फिर रैबिट ही रैबिट होगा, फिर वहां घास ही खत्म हो जाएगी उस जगह पे। तो इस तरह ये चीज को हाइपोक्सेमिया कहते हैं, ठीक है। फूड चेन की एक फॉर्म होती है, पता होना चाहिए आप लोगों को। सिमिलरली वो कहता है इफेक्ट्स ऑफ फिशरीज माइग्रेशंस आर इन रिस्पांस टू टेम्परेचर में इम्पैक्ट फिशरीज। अब टेम्परेचर की वजह से एक खास पानी में के अंदर एक खास टेम्परेचर में मछली रहती है, ठीक है, हर मछली अपने टेम्परेचर में रहती है। उसके अलावा अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो फिश सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, फिर इस तरह डेड फिशेस होंगी एज शोन इन द स्लाइड। अच्छा जी, उसके बाद कोरल रीफ्स। कोरल एक और हमारे पास चीज होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो वो एक फाइलम होता है, तीसरा बल्कि प्राइमरीली, तो वो होता है कि कॉरल्स का फाइलम। कॉरल सी के अंदर ना इस तरह कॉलोनीज होती हैं छोटी छोटी प्लांट्स की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वो मिल जाते हैं। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा राइज हुआ ना तो ये कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और तमाम तर फिशेस इन्हीं को खाती हैं। फिशेस के अंदर सी के प्लांट्स ही खत्म हो जाएंगे। दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द इकोलॉजिकल लाइफ साइकिल। अच्छा, एक और फिट इसका साइड एंगल क्लाइमेट चेंज का, ये सबसे ज्यादा लिंक करते हैं। देयर इज अ मूवी इज कॉल्ड द डे आफ्टर टुमारो।
day after tomorrow, the day after tomorrow, the day after, it's called the day after tomorrow. वो बेसिकली क्या करता है, उसमें ये होता है कि बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं और सुनामीज भी जितने होते हैं ना तमाम तर, वो इसी तरह करंट्स कैरी प्लैंक्टन्स, करंट प्लैंक्टन्स को कैरी करते हैं, और करंट जो होता है ना वो डिसाइड किस तरह होता है बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट, वो किस तरह मिलकर करंट बनाते हैं। यानी कि आपका there is a certain tornado type thingy that is in the sea that can cause anything like tsunami, like sea storm or anything. वो करंट्स होता है। करंट्स कैरी प्लैंक्टन्स, ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन, डिस्ट्रीब्यूट एक्स एंड लार्वे, रिमूव वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स। ये टोटल काम है करंट्स का। अब करंट्स की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। यानी कि पहले तूफान आते होते हैं फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, अब आएंगे इस डायरेक्शन में। यानी कि आप फर्ज करिए पहले आते थे फ्रॉम पाकिस्तान टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया और सामने, अगर ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की तरफ आने लग जाए तो फिर बहुत ज्यादा चीजें डिस्टर्ब होंगी, ठीक है, सिंपल हल्के से उनकी डायरेक्शन की चेंज होने से। सो करंट्स भी बहुत ज्यादा चेंज होंगे इन द वाटर। उसके बाद सैलिनिटी, सैलिनिटी बेसिकली कहते हैं सॉल्ट की inclusion in the water. Animals have a narrow range of tolerance. Glaciers melting inputs lots of fresh water. Animals होते हैं ना बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो खास सॉल्ट की सैलिनिटी पे ही सर्वाइव कर सकते हैं। ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो उसके अंदर सॉल्ट नहीं होता, वो सारा फ्रेश वाटर है, वो सारे का सारा आता है, उससे वाटर की सैलिनिटी चेंज हो सकती है, जिससे बहुत ज्यादा मरीन लाइफ मरेगी, और मरीन लाइफ मरेगी तो जाहिर है फिर लैंड पे लाइफ मरेगी। अच्छा जी, उसके बाद प्रोजेक्टेड चेंजेस इन प्रेडिक्शन, हाई एल्टीट्यूड्स इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की जो हम बात करते थे ऊपर उठने वाले की, वो जो पानी खुश्क होता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। लो एंड मिडिल एल्टीट्यूड्स उन पे क्या होगा एटसेट्रा। ये डिफरेंट ग्राफ के हीट स्पॉट्स उन्होंने बताए हुए, उन्होंने बताया कि जी यहाँ से 20% कम हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। उससे फर्क ये पड़ेगा कि जिन इलाकों में पहले प्रेसिपिटेशन नहीं होती ना, वहां पे होनी शुरू हो जाएगी, और जहां पे नहीं होती वहां पे नहीं होनी शुरू हो जाएगी। उससे सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। मीनिंग जहां प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है ना, वहां ज्यादा क्लाउड्स होते हैं, वहां दोबारा ज्यादा बारिश होती है। आप दुनिया के जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं, या इधर जो पाम्स हैं आर्टिफिशियल दुबई वगैरह के अंदर बनी हुई, पाकिस्तान के अंदर भी फॉरेस्ट हैं काफी सारे, सिमिलरली ये एशिया बेसिकली, ठीक है गाइस, ये अफ्रीका आ गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और यहाँ पे यूरोप आ गया सेक्टर, यहाँ पे रशिया, चाइना सारी, पीछे ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ वाले इलाकों पे ना डिक्रीज हो जाएगा। सो अगर हम इसको तरीके से देखें, पाकिस्तान उसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पूरे का पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और इंक्रीज कौन से इलाकों में होगी, वो यहाँ पे ओपन सी बन रहा है, या अंटार्कटिका वगैरह में, ये देखें ऊपर ग्रीनलैंड के पास, या ये नीचे अंटार्कटिका सारा, इसके ऊपर यहाँ पे बहुत डेंजरस होगी। यानी कि यहाँ से बहुत ज्यादा पानी उठ जाएगा तो बर्फ मेल्ट हो जाएगी, फिर इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, यू जस्ट हैव टू काउंट के प्रेसिपिटेशन के जो है ना रेट्स वो इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएंगे, उससे बहुत ज्यादा इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड को फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मोस्ट ज्यादा मसला था, वो एसिडिटी भी चेंज कर सकता है ऑफ वाटर, ठीक है। उससे, और कोरल्स होते हैं कैल्शियम के, तो फिर वो कैल्शियम कोरल्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे, और कार्बोनेट स्पीशीज कैंट मेक स्केलेटन, इम्पैक्ट ऑन प्लैंक्टन डेवलपमेंट, इम्पैक्ट फूड वेब्स। अब देखिए कोरल ट्रीटमेंट, अब अगर कोरल, वैसे आम कोरल इस तरह होता है, अगर एसिडिक हो तो वो ऐसे होता है। So coral calcification rate reduced 15-20%, skeletal density decreases, branches in thinner. Okay. अब एक तो होता है कि वो वैसे भी रिड्यूस हो रहा है उसका साइज 15-20%, और दूसरा उसके अंदर जो कोरल की ये जो लिम्स है ना, ये इनकी भी ब्रांचेस थिनर होती हैं। सो ओवरऑल कोरल कैल्सिफिकेशन होती नहीं है फॉर फिशेस टू ईट। ये अपनी असली फॉर्म में कोरल्स हैं, साइड में उन्होंने पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, इट्स अ जनरल स्लाइड। सो ये इशू भी होगा, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा जी, इन्वेसिव स्पीशीज, अब एक और मसला भी है इस पूरे इकोसिस्टम के साथ, वो ये मसला है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं फिर वो बहुत ज्यादा जाती है। फॉर एग्जाम्पल कौवा है, जिस तरह में ये जानवर परिंदा इस तरह होता है कि अगर बाकी परिंदे बिल्कुल खत्म हो जाए ना तोते छोते, फिर कौवे ही कौवे होते हैं। सिमिलरली अगर बाकी हैबिटेट में चीजें खत्म हो जाए, जिस तरह हमारा गलियात है, तो फिर सिर्फ बंदर ही बंदर।
तो एलजीज जो होते हैं ना वो स्मॉदर कर लेंगे कोरल्स को, एलजीज जो है वो कोरल्स के ऊपर चढ़ जाएंगे इस तरह, इन्वेसिव स्पीशीज आउट ऑफ compete नेटिव्स, वो तो एक और मसला। तो उससे फिर एलजी एलजी हो जाएगा, फिर एलजी के अपने इफेक्ट होंगे, कोरल्स होंगे ही नहीं तो फिशेस होंगे ही नहीं, तो एक और मसाइल होंगे। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह की एग्जांपल होती है कि एक चीज होती है अमरबेल। अमरबेल एक बेल होती है वो जिस भी गार्डन में हो ना वो हर प्लांट को खा जाती है, बस फिर अमरबेल ही अमरबेल होती है। ठीक है, देयर इज ओके, मुझे उसको पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा, वेदर इवेंट्स, मोस्ट सीवियर वेदर पैटर्न्स, हरिकेन्स, मडस्लाइड्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड ड्राउट्स, ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन उनसे मसला क्या होगा, ज्यादा तूफान आएंगे, हरिकेन्स बड़े सीरियस किस्म के, मड स्लाइड्स, लैंड स्लाइड्स होती हैं बहुत गंदी, फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट के फायर्स बहुत सारे हो जाएंगे। आप लोगों को आइडिया होगा अमेज़न में जब ब्राजील में लगा था बहुत गंदा किस्म का जले थे, ऑस्ट्रेलिया में भी। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ साल हो गए उस इवेंट को, मगला में अंदर फॉरेस्ट फायर हुआ था बहुत ज्यादा। फिर आ गया ड्रॉट, ड्रॉट होता है खुश्क साली, यानी कि उस साल फसलें कम होती हैं, बड़ा मसला होता है। ओके, मूविंग ऑन, ओरिजिन एंड पाथ्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अच्छा, ये एक साइक्लोन्स के ओरिजिनल जो पाथ है ना वो इक्वेटर के ऊपर ही मोस्टली आते हैं। इन इलाकों में टाइफून्स आते हैं, टाइफून्स बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, टाइफून सबसे पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर होती है, उससे नीचे टॉर्नेडो होता है, और फिर बाकी सारे साइक्लोन्स जो होते हैं थोड़े होते हैं, और हरिकेन्स कंपैरेटिवली थोड़े होते हैं। साइक्लोन की बहुत ज्यादा विड्थ होती है और वो लैंड और सी की वजह से आता है, हरिकेन कहीं भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा खैर वो बता रहे थे ओरिजिनल पाथ ये है। अब वो बताने से इसको इस स्लाइड में जो बताना चाहते थे ना वो ये कि ये इनकी इस डायरेक्शंस में आते हैं ओरिजिनली, ये चेंज हो गए ना तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये मोस्टली अफ्रीका के अंदर है ना, तो अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट की वजह से चल रहा है। अब अफ्रीका का रेन फॉरेस्ट खत्म हो जाए तो अफ्रीका इज नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ ना, उसके 80% उस पर ट्रीज हैं। अगर उसके ट्रीज ही खत्म हो जाएं तो बाकी सारी जगह तो गई, बस फिर उनका कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आ गया इंटरनेट गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कैसे, इसका आपने सिर्फ नाम याद रखना है और इसका क्रिएशन याद रखनी है। 1988 में यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। उसका बेसिकली काम क्या था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी बनाया था। उसका काम ही ये था कि उसने आइडेंटिफाई करने हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस फॉर climate change and their possible outcomes. Okay, with this high note, guys, 3 मिनट रह गए, we'll have 10 o'clock. मैं देख लूं, नहीं, okay, so 3 मिनट रह गए, we will just see कि हम बिल्कुल ये कवर कर सकते हैं। हम ना ग्लोबल वार्मिंग, ये सॉल्विंग ग्लोबल वार्मिंग 10 solutions to climate change, हाँ 10 solutions to climate change हम पढ़ लेते हैं, that's very easy. अच्छा, आईपीसीसी ने यही हरकत की थी। उसके बाद आ गया हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट टू पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी लेटेस्ट रिपोर्ट concluded that almost 90%, 95% likely that most global warming is due to humans. ये चेक करें, आईपीसीसी ने 2013 में तरीके से पता लगा 95% जो मसला है वो ह्यूमंस होता है। और जाहिर है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन और हमारी चीजें 5% नेचुरल फिनोमेना है, ये क्लाइमेट चेंज 95% आर्टिफिशियली मैन पोस्ट है। उसके बाद क्या, shall we pursue mitigation or adaptation? Now there are two approaches to fight global climate change. These are very important, please note. Mitigation क्या होती है, basically pursue actions that reduce greenhouse gas emissions or lessen severity of future climate change. आप ऐसी हरकतें करें जिससे ग्रीनहाउस गैस के इफेक्शंस खत्म हो। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर कर लें, फार्म की प्रैक्टिसेस बेहतर कर लें, सॉइल की इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट कर लें, प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, ये आपको सारे काम करने हैं। मिटिगेशन यानी कि आप उनसे हेड ऑन कोलाइड नहीं कर रहे, आप अलग से कोई मिटिगेट कर रहे हैं रिस्क को। ठीक है, adaptation except to learn climate change is happening and pursue such minimize its impacts, use technology in engineering, adjust farming to cope with droughts, criticized as sidestepping, both unnecessary. Adaptation क्या होती है, आपको यार ये हो के रहेगा, ये मुझे पहले ही आइडिया है, ठीक है, कि ये ग्लोबल वार्मिंग होगी, स्मॉग होगा ही होगा, तो मैं बताया करता हूँ कि ये मैं अभी अपना घर में बेसमेंट बना लेता हूँ या अंडरग्राउंड शेल्टर बना लेता हूँ कोई ना कोई, कि भाई उधर ना अल्ट्रावायलेट रेज आए ना मुझे कुछ हो ऐसी की तैसी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। दोनों बहुत जरूरी है, मिटिगेशन भी जरूरी है, हमें क्लाइमेट चेंज को लड़ के रोकना भी चाहिए,
और साथ साथ मेंटली उसकी तैयारी भी करनी चाहिए कि क्या होगा। जिस तरह इमदाद को शायद याद हो, इमदाद ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर वो जो दुनिया में आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर शहद की मक्खी खत्म हो जाए तो विद इन 4 इयर्स पूरी दुनिया के मुसलमान पूरी दुनिया के ह्यूमंस मर जाएंगे। तो अब अडेप्टेशन में क्या किया हुआ है जापान ने अपने छोटे छोटे ड्रोन्स बना लिए हुए हैं मक्खियों की तरह के। वो कहते हैं हमारे पास तो फूड होगा ना, तुम लोगों की खैर है, देखी जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन, दैट यू एडजस्ट टू व्हाटएवर द चेंजेस कमिंग। अच्छा जी, मूविंग ऑन। ओके, उसके बाद क्या, यू कैन रिड्यूस योर ओन फुटप्रिंट। ठीक है, अब नो दिस थिंग इज कॉल्ड एज कार्बन फुटप्रिंट। The most influential factor may be collective decision of millions of people. अब अगर हर बंदा, दुनिया में 7 अरब आबादी है, अगर हर बंदा ना फर्ज करो 1 फरवरी को एक दरख्त लगा ले, तो दुनिया में 7 अरब दरख्त बढ़ जाएंगे। That's a lot. ठीक है, 7 से भी ज्यादा, वैसे अब 8 अरब करीब की बात है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कि सारे अगर लोग डिसाइड करें और वो काम करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। और कार्बन फुटप्रिंट एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ कार्बन वी आर रिस्पांसिबल फॉर एमिटिंग। कार्बन फुटप्रिंट इन टाइपिकल यूएस हाउसहोल्ड 48 टन्स पर ईयर, दैट इज अ लॉट। ठीक है, पाकिस्तान में काफी कम होता है। तो लार्ज इंडस्ट्रियल कंट्रीज में क्या होती है, सर्विसेज एंड गुड्स में क्या होती है, फूड में, हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये सारे का सारा क्या क्या। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट हम कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा वो चीजें यूज करें जिनके अंदर कंबाइंड लोग जाते हो, फॉर एग्जांपल अब लाहौर में मेट्रो है, जिस तरह लाहौर मेट्रो एक साइड से दूसरी साइड जाती है और उसके अंदर अराउंड जगह है 30 लोगों की, लेकिन लोग अराउंड 90 होते हैं हमेशा जब भी मैं चढ़ा हूं मेट्रो। तो 90 लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं और 90 लोग 90 गाड़ियों में जा रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझनी चाहिए। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इज द बिगेस्ट फैक्टर दैट कंक्लूड्स टू कार्बन फुटप्रिंट, आपके ज़हन में ये भी होना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन जी गाइस, टॉप्स एंड सॉल्यूशंस, दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर क्लाइमेट चेंज एंड आफ्टर दैट वील स्टॉप। आई नो आप लोगों के ज़हन सुबह से पढ़ पढ़ के काफी कम, मतलब सर में काफी दर्द हो गई होगी आप लोगों के, बट गाइस जो इस मिशन पे आप लोग हैं ना, वो मिशन बहुत जबरदस्त है, एंड दैट इज दैट यू गाइस कम इन पावर एंड चेंज थिंग्स ऑफ पाकिस्तान एट द लीस्ट, इफ नॉट द वर्ल्ड। तो वो उसके लिए फिर इस तरह ही है कि you have to give all your best whatever you can. Moving on जी, top 10 solutions for climate change are: number 1, invest in clean energy. आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्लीन एनर्जी में, यानी कि आपको सोलर लगाने चाहिए सबसे पहले, जो बाकी सारे मिसाइल हैं। हाउसिंग कॉलोनीज इतनी बड़ी है, उनको अपने ये जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं इनके लिए सोलर लगाने चाहिए, बात को एटलीस्ट सोलर लगाने चाहिए। दिस इज द वे इट इज। फिर आ गया एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंट कार्स ऐसी होनी चाहिए जो हाइब्रिड हो या इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, बाइक्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी आपने सोलर से बना ली या डैम से बना ली या जैसे बना ली वही आप यूज करें, आप फॉसिल फ्यूल जलाएं ना। क्रिएट ग्रीन जॉब्स, जॉब्स ऐसी होनी चाहिए जो कि ग्रीन इन नेचर हो, ये बड़ी जबरदस्त बात है। आपको ना रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाने चाहिए, उनके ऊपर जो लोग प्लांट इंजीनियर्स होंगे, जो लोग काम कर रहे होंगे, जो लोग वो चीजें चुन के वहां तक लाएंगे, उन सबकी रोजगार लग सकता है इस तरह। और वो एक तो वो रोजगार, एक तो उससे इकोनॉमी चल सकती है, दूसरा दैट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, यानी कि दे कैन रिवर्स द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स। बिकम कार्बन न्यूट्रल, आप चाहिए आपको खुद मिनिमम कार्बन की चीजें यूज करनी चाहिए, मीनिंग कि ये जो मैंने आप लोगों को आउटलाइन दी थी या आउटलाइन दी है, या जो नोट्स हैं, जो वीडियोस हैं, या जो स्लाइड्स हैं, इनको प्रिंट ना किया जाए, इनको आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही समझें या पीडीएफ के थ्रू फोन्स में रखें या इनके ई वर्जन ही पढ़ें, तो ये आपके कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ के। बिकम मोर एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज होनी चाहिए कि आप थोड़ी सी एनर्जी से बहुत ज्यादा काम कर सकें, मीनिंग के जो मीथेन 133% जाया होती है, उससे आप कुछ और बर्न कर लें, उससे आप कुछ और चला लें। फिर आगे आप प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ऑब्वियसली वी ऑल नो दिस कि फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने चाहिए और काफी काम करना चाहिए। फिर आगे टैक्स ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन, जो ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन की तरफ होते हैं उसको सही तगड़ा टैक्स करना चाहिए गवर्नमेंट को, मीनिंग कि गवर्नमेंट कहे कि भाई अगर आपने ना, जिस तरह इन्होंने आईफोन पे अभी 70,000 टैक्स लगाया नए आईफोन पे, ठीक है, पहले भी उस पे 60,000 टैक्स था, अब 70,000 और टैक्स लगा, यानी कि एक फोन पे 1,30,000 रुपए टैक्स है, दैट्स अ लॉट। तो इस तरह इनको चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ना, उनको और ज्यादा टैक्सेशन देनी चाहिए, और दूसरी तरफ से उनको उनकी टैक्सेशन रिलैक्स कर देनी चाहिए जो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल डेवो को इनको कहना चाहिए कि भाई डेवो अब जो नई बस लेगा ना वो इलेक्ट्रिक लेगा,
ठीक है, अगर नहीं लेगा, इलेक्ट्रिक नहीं लेगा तो उस पे फिर 300% टैक्स है. This is how Devo can change. And if all the buses in Devo are in green, like they are electric buses, things can actually change a lot. फिर आके जी coal plants use new technology. कोल प्लांट से बहुत ज्यादा धुआं होता है, ठीक है, पाकिस्तान में कोयले की बहुत ज्यादा जखायर है, लेकिन कोयले से बहुत ज्यादा धुआं होता है. कोयले से चाइना सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है. पाकिस्तान में प्रॉपर कोयले से बिजली प्रोड्यूस हम अभी तक नहीं कर सके. फिर आ गया कैप CO2 emissions. ऑब्वियसली अपर लिमिट हो, उससे ज्यादा कोई इंडस्ट्री भी कार्बन डाइऑक्साइड न प्रोड्यूस कर सकती हो. मेक लो पोल्यूटिंग बायोफ्यूल्स मोर अवेलेबल. ऐसे बायोफ्यूल्स होते हैं जो बड़ी कम पोल्यूशन पैदा करते हैं, उनको ज्यादा रैपिडली इंक्लूड करना चाहिए, जिनमें से एक सबसे मेजर एग्जांपल बायोमास होता है. अच्छा जी, विद दिस हाई नोट वी आर एंड विद ग्लोबल वार्मिंग. उसके बाद दैट इज प्रीटी मच इट. अब हमारा एक टॉपिक रह गया जो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. अच्छा गाइस, एक सेकंड आप लोग प्लीज अपने माइक से अनम्यूट करें. एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था हमने कि यू गाइस also study in the morning like current affairs and essay and pressy. The only time you have in the day is 8 and from 8 to 10, or is there a time slot in which we can arrange a certain class? Please मुझे बताएं जरा. सर फिजिकल क्लास ना हो तो फिर तो हर टाइम मैं फ्री होता हूँ, बाकियों का भी. चलिए फिर ग्रुप पे पोल करा लेते हैं, खिजर भी हो जाता, अच्छी बात थी. बाकी अगर if you guys are not studying and you only study of your own time in the morning, then if we can arrange a class in the morning, because I'm actually due to COVID I'm off, but also in the office I have some good time. We can have a certain class in the morning and also certain class in the evening, so that we actually rush towards the end of our course, meaning कि हमारी full तैयारी होनी चाहिए before we appear on 20th February, whatever the case is. क्या ख्याल है हमना आपका? सर मॉर्निंग में तो फ्री होते हैं. जो करंट अफेयर की क्लास होती है वो मैम कह रही थी कि वो 3 से ही लेंगी, क्योंकि मॉर्निंग में उन्होंने रखी थी, लेकिन मॉर्निंग में फिर आते नहीं है स्टूडेंट्स. हाँ, लेकिन अगर ये ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन तो अटेंड कर सकते हैं ना अपनी ईज पे, राइट? वो तो हम, और हम साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो वो तो कि इंशाल्लाह किसी का मिस हो जाएगा तो रिकॉर्ड भी हम कर लेंगे. अभी हिरा कहेगी सर आपने कल वाले लेक्चर्स भी नहीं दिए, आप रिकॉर्डिंग की बातें कर रहे हैं, और वो बात भी ठीक है. लेकिन बच्चे वील डेफिनेटली, आज ना अभी 10 हो रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आई विल स्लीप ओनली व्हेन ऑल द 3 लेक्चर्स ऑफ टुडे एंड द 2 लेक्चर्स ऑफ डे बिफोर यस्टरडे दे आर अपलोडेड. ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट दैट. तो हैविंग सेड दिस गाइस, मैं ये